I am Kajal Mayur and here is the third lecture of mains value addition. So I have basically taken the things from the 10th to the 14th of September. So let's start. Now टीबी. सो टीबी की जब भी बात होती है तो दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. फर्स्ट, इंडिया का जो टीबी का टारगेट है टू एलिमिनेट टीबी वो है बाय 2025 का, और जो ग्लोबल लेवल पे टारगेट फिक्स किया हुआ है, ग्लोबल टारगेट क्या है, टू एलिमिनेट इट बाय 2030. ठीक है, तो एक तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट भी हो जाता है. ठीक है, कि ग्लोबल का जो टारगेट है इट्स 2030 बट इंडिया का है 2025. ठीक है, 5 years अर्लियर देन द ग्लोबल टारगेट. तो अगर टीबी का कहीं भी कोई भी मेंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी चीज़ लिखनी है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो. ठीक है, फिर एक ये डेटा है कि इंडिया का टीबी इंसिडेंस रिड्यूस हुआ है बाय 16% बिटवीन 2015 एंड 2022 विच इज़ फास्टर देन द ग्लोबल रिडक्शन रेट. सो ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप नोट कर लेना. ये दोनों चीज़ें आपने हेल्थ वाले सेक्शन में GS3 के नोट कर लेना. ठीक है, कि इंडिया का जो टीबी इंसिडेंस है वो रिड्यूस हुआ है बाय 16% फ्रॉम 2015 टू 22 विच इज फास्टर देन ग्लोबल रिडक्शन रेट. इट मीन्स दैट इंडिया इज वर्किंग वेरी गुड एज कम्पेयर टू द ग्लोबल लेवल इन टर्म्स ऑफ द टीबी एलिमिनेशन. और इंडिया का जो टारगेट है इट इज ऑल्सो 5 years अर्लियर देन द ग्लोबल टारगेट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग. ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन की जब भी बात होती है तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा GS2 का, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का. राइट, PNG पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन. अगर इंडिया की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में आया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से. ठीक है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाया गया था, जिसके बाद इंडिया में लोकल गवर्नेंस बिकेम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ठीक है, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था. तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठते हैं हमारे GS2 में कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए. बट इसकी एक बहुत अच्छी केस स्टडी है चाइना की. चाइना में क्या हुआ था कि डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने किया, इकोनॉमिक मॉडल अलाउड लोकल गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल 51% ऑफ द स्पेंडिंग. ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को दिया 51% स्पेंड करने के लिए, कि आप कुछ भी मान लो कि 100% करना है, कि कोई स्कीम है उसमें 100% है, तो उसमें से 51% कौन करेगी, लोकल गवर्नमेंट करेगी. उसके बाद क्या हुआ कि लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया ओवर द पब्लिक सर्विसेज. देन स्ट्रक्चरल ओवर कैपेसिटी हो गई, जहाँ पे मोर गुड्स वर प्रोड्यूस्ड मोर देन द नीडेड एंड कॉजेज इन एफिशिएंसी एंड वेस्ट. उसके बाद ये सब देखने को मिला कि उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रायोरिटाइज किया ओवर द पब्लिक सर्विसेज. उसकी वजह से क्या हुआ कि इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन हो गया कि ओवर प्रोडक्शन हो गया. ठीक है, यानी कि इट वाज नॉट नीडेड, डिमांड कम थी और प्रोडक्शन कर लिया उन्होंने ज़्यादा. उससे क्या हुआ कि इनएफिशिएंसी आ गई, वहाँ पे एफिशिएंसी कम हुई और वेस्टेज देखने में मिला. तो ये बहुत अच्छी केस स्टडी हो जाती है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और चीज़ें लाइक दीज आर नॉट कोरिलेटेड विद द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी की डिमांड क्या है, यानी कि अगर आप पब्लिक सर्विसेज को इग्नोर कर रहे हो, पब्लिक सर्विसेज को आप इग्नोर कर रहे हो और बाकी चीज़ें आप दे रहे हो, कि ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द पब्लिक गुड्स बनाने हैं, वहाँ पे क्या डिमांड है क्या नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह से आपको वेस्टेज देखने को मिल सकते हैं ऑफ द रिसोर्सेज. तो दिस इज द केस स्टडी. बेसिकली यू कैन राइट इट डाउन. अगर कहीं भी मान लो इकोनॉमी में या फिर आप बाकी चीज़ों में जब भी बात होती है हमेशा कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को चीज़ें देनी चाहिए, तो वहाँ पे आप एक केस स्टडी दिखा सकते हो कि वहाँ पे हाउ द डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ वर्कड या बैकफायर किया है चीज़ों ने. ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉट डन इन अ प्लान्ड मैनर, या फिर पब्लिक सर्विसेज को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया था. तो ये चीज़ें यू कैन राइट, या फिर आप इसको वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो कि इंडिया कैन टेक अ लेसन फ्रॉम चाइना. तो उस टर्म्स में यू कैन यूज दिस. ठीक है, अब एक बहुत अच्छा आर्टिकल था कि इनइक्वालिटी क्यों है. आपने देखा होगा कि जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, दीज आर मच मोर डेवलप्ड देन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. ठीक है, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट से सदर्न और वेस्ट इंडिया जो है इट इज़ क्वाइट डेवलप्ड. अब इसमें एक डेटा है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगेन ये आप लिख लोगे, GS2 का ये पार्ट है.
आंध्र प्रदेश की जो एवरेज इनकम है इट इज़ 4 टाइम्स हायर देन बिहार। 2023 की अगर बात करें 23-24 की, तो आंध्र प्रदेश की इनकम 4 गुना ज़्यादा थी बिहार की इनकम से, ठीक है। तो मान लो जब भी इनइक्वालिटी की बात होगी तो वहाँ पे एक तो आप यही दिखा दोगे कि एक यहाँ से आपकी एक हेडिंग बन जाएगी किसी भी आंसर में, इनइक्वालिटी की जब बात आएगी, इनइक्वालिटी इंडिया की मान लो ऐसे आ जाता है या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इनइक्वालिटी की बात हो रही है तो इनइक्वालिटी अमंगस्ट स्टेट्स, एक ये आपकी हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। या हो सकता है आपको प्रॉपर क्वेश्चन ही देखने को मिल जाए ऐसा कि इंडिया के स्टेट्स में डिफरेंट लेवल पे इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक टर्म्स में, तो वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल दिखा दोगे, ऐसे ही एग्जैक्ट यही चीज़ें लिखोगी। 2023 और 24 की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की एवरेज इनकम जो थी बिहार की 4 टाइम्स ज़्यादा थी, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। देन एक और फिर एक इंपॉर्टेंट डेटा है, 5 सदर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना अकाउंट फॉर 37% ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जितनी फैक्ट्रीज हैं उनका 37%। आप इसको कैसे बनाओगे, ऐसे करके यू शुड बी मेकिंग अ पाई चार्ट, उसमें यू शुड बी शोइंग कि 37% फैक्ट्रीज सिर्फ इन 5 स्टेट्स में है। ऐसे ही पाई चार्ट, एक सेकेंड, या तो ऐसे ही पाई चार्ट में यू शुड बी शोइंग द थिंग्स, अपने नोट्स में ये पाई चार्ट भी बना लेना, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी दिखा रहा है और इसी की वजह से दीज अकाउंट्स फॉर द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, बिकॉज फैक्ट्री जहाँ पे ज़्यादा होगी एक्सपोर्ट भी वहीं से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये 5 स्टेट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू 33% ऑफ द फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इंडिया में जितना भी फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है उसमें से 33% सिर्फ इन 5 स्टेट्स में है। तो दिस इज द लेवल ऑफ द इनइक्वालिटी अमंगस्ट द स्टेट्स इन इंडिया। तो ये चीज़ें आप लिख लोगे। एक चीज़ और है, देखो इंडिया में सेमीकंडक्टर अभी बड़ा बूम में आया है, सेमीकंडक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, इंडस्ट्री टेक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जितना भी डिजिटल चीज़ें हैं वो उसके लिए सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो अभी इंडिया ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, यानी कि 5 प्रोजेक्ट्स अब तक अप्रूव हुए हैं, उसमें से 4 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में है, यानी कि वेस्टर्न इंडिया में है। 4 उसके प्रोजेक्ट्स गुजरात में है 5 में से। तो ये दिखा रहा है कि पॉलिसी लेवल पे भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में लाइक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। ऐसा भी हो सकता था कि इन 5 में से कुछ प्रोजेक्ट्स लाइक एक प्रोजेक्ट गुजरात में हो, एक प्रोजेक्ट यूपी में हो, या फिर बिहार में हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं हो। उसके बहुत सारे नो डाउट की लेवल्स, बहुत सारे रीजन्स भी होते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लाइक उसके अपने इकोनॉमी या फिर स्केलेबिलिटी या फिर कंपैटिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें देखनी भी पड़ती हैं। बट अगेन मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि 5 में से 4 जो हैं वो सिर्फ कहाँ पे हैं, गुजरात में हैं। तो ये सब चीज़ें यू शुड बी नोटिंग डाउन। ये GS2 में आपके जाएंगे, GS2 वाले सेक्शन में इसको ऐड कर लेना। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अभी देखो एक चीज़ चल रही थी कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि देयर इज अ प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री AI पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियन फॉर एवरी इंडियन अवेलेबल 24/7 इन द नेक्स्ट 5 years। यानी कि प्राइमरी जो हेल्थ केयर की जब बात होती है तो वहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि अगले 5 सालों में हमको देखने को मिल सकता है कि एक 24/7 AI फिजिशियन, यानी कि जैसे अभी जो केयर गिविंग वर्क करते हैं तो वो क्या करेगी, वो AI करेगी। यानी कि AI रोबोट्स जो होते हैं वो हमारा 24/7 हमारे पास रहेंगे और वो देंगे हमको क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये देखने को सुनने में आ रहा है ऐसा। तो उसका आप देख लेते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब इसकी इम्प्लीकेशंस की हम बात करते हैं तो एक तो एथिकल टर्म्स में बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं। तो आप ये 3-4 चीज़ें नोट कर सकते हो और ये AI वाले सेक्शन में GS3 के डाल लेना, साइंस एंड टेक में, ठीक है। वहाँ पे जाएंगी कि AI में जब हेल्थ केयर की बात होती है, AI इन हेल्थ केयर, तो वहाँ पे जब उसके इश्यूज़ की बात होगी या चैलेंजेस की बात होगी तो ये पॉइंट्स आप वहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स है। एक तो इम्पर्सनल केयर, यानी कि अगर हम AI के थ्रू कुछ भी चीज़ लाइक हेल्थ केयर लेते हैं तो वो इम्पर्सनल होगी। लाइक AI में ना तो एम्पैथी होती है, सिंपैथी कंपैशन जैसी कोई फीलिंग AI में नहीं होती है। AI इज़ इमोशनलेस, तो वो चीज़ें नहीं समझ पाएगी, ठीक है। फिर एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट फ्री हो जाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देन लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अब देखो इसमें बहुत अच्छा टर्म यूज़ हुआ है, ये टर्म आप बहुत सारी जगह अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा टर्म है ब्लैक बॉक्स, यानी कि AI का जो नेचर है इट इज़ काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉक्स नेचर वेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस आर अनक्लियर एंड लीड्स टू मिसट्रस्ट। यानी कि उनके कि वो किस बेसिस पे कुछ भी डिसीजन ले रही है AI। मान लो कि अब आपके पास एक रोबोटिक नर्स है, ठीक है, रोबोटिक नर्स है। अब
कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, एकदम से कुछ हो जाता है, तो वो किस बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेगी या फिर किस बेसिस पे वो एक्शन लेगी, तो वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर होता है। यानी कि एक काले बॉक्स की तरह है जहाँ पे कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ सकती, समझी नहीं जा सकती कि उसने वो एक्शन किस बेसिस पे लिया होगा। तो ये अच्छा टर्म हो जाता है। आप ये अपने उसमें मल्टीपल जगह अपने आंसर्स में एसेज में यूज़ कर सकते हो, तो इसको अलग से भी नोट कर लेना और इसको एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर लेना कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहेगी इफ वी आर यूजिंग AI इनटू द हेल्थ केयर, कि ऑन वॉट बेसिस दे आर टेकिंग द डिसीजंस, वी विल नॉट गेट टू नो अबाउट दैट। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनक्लियर चीज़ें हो जाएंगी और मिसट्रस्ट उससे क्रिएट होगा। तो ये AI वाले सेक्शन में आप डाल सकते हो, AI इन हेल्थ केयर। देन एक डेटा था, एक प्लेन डेटा था जो मैंने उठाया था किसी आर्टिकल से, द हिंदू का कोई आर्टिकल था शायद, उसमें था कि ILO के अकॉर्डिंग जितने भी इंडिया में अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उसमें से 83% कौन है, यंग है। यानी कि अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो कितने हैं, 83%। 100 में से 83% कौन है, यूथ, यंग लोग हैं। ठीक है, तो ये आप जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, इंडिया की इकोनॉमी की बात होगी GS3 में, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें लिख सकते हो। डेवलपमेंट की बात होगी, इंडिया के 5 ट्रिलियन जब गोल की बात होती है, तो कहीं पे भी SDGs में भी इवन यू कैन राइट इट कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि 83% उसमें से यंग पीपल है। ठीक है, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा कुछ डेटा था। ये डेटा आप मेंशन कर सकते हो अपने GS3 में, एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में चला जाएगा, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में, कि ई वेस्ट, जहाँ पर टाइप्स ऑफ वेस्टेज में एक ई वेस्ट का अलग से आपको सेक्शन बना लेना, उसमें ये चीज़ें नोट करते जाना जब भी ई वेस्ट की बात होगी। तो वर्ल्ड प्रोड्यूस 62 बिलियन kg ऑफ ई वेस्ट इन 2022। तो आपको ये डेटा एज इट इज लिख लेना है। जब मान लो ई वेस्ट का कोई क्वेश्चन आएगा या आपको दिखाना होगा टाइप्स ऑफ कुछ भी XYZ क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको ई वेस्ट के बारे में बात करनी है, तो वहाँ पर आप ये दिखा सकते हो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ई वेस्ट। 62 बिलियन kg ऑफ ई वेस्ट वॉज प्रोड्यूस इन 2022। ओके, और ये नंबर 82 बिलियन तक हो सकता है एक्सपेक्टेडली, मतलब एक्सपेक्टेशन ये हैं कि ये राइज होके कहाँ से चला जाएगा 82 बिलियन पे। तो आप इसमें यहाँ पे एक बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके कि यहाँ पे आप लिखोगे 2022 एक्चुअल और यहाँ पे लिखोगे 2030 एस्टिमेटेड। ठीक है, 62 बिलियन, यहाँ पे आ जाएगा आपका 82 बिलियन। तो आप दिखा सकते हो कि हाउ द ई वेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू राइज या एस्टिमेटेड टू राइज। तो यू कैन यूज दिस बार चार्ट। ठीक है, बना लेना है, ऐसे ही करके बनाना आप। फिर वर्ल्ड जनरेशन ऑफ ई वेस्ट इज राइजिंग 5 times फास्टर देन द डॉक्यूमेंटेड ई वेस्ट रिसाइकलिंग। यानी कि जितनी भी हम रिसाइकलिंग करते हैं उसका जनरेशन 5 times ज़्यादा है। ठीक है, मान लो कि हमारी रिसाइकलिंग हम कर रहे हैं 5, ठीक है, तो जनरेट कितने हो रहे हैं, 25 जनरेट हो रहा है। ठीक है, 5 यूनिट्स की अगर हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो जनरेट कर रहे हैं 25 यूनिट्स। तो दिस इज द थिंग। तो आप ये चीज़ भी नोट कर लेना। ये प्लेन बहुत हैफ्टी कुछ डेटा है नहीं है उतना, तो यू शुड ये याद भी रह जाएगा। तो आप कहीं भी लिख सकते हो कि वर्ल्ड जनरेशन जो है इलेक्ट्रिक वेस्ट की, इट इज़ 5 times फास्टर देन द डॉक्यूमेंटेड ई वेस्ट रिसाइकलिंग। सो दैट्स इट। इसके बारे में ये चीज़ें नोट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल जगह यूज हो जाएगी। फिर एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। आपने बहुत जगह देखा भी होगा, और ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन भी उठ सकता है आपके GS2 में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। और फिर इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी का ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऑप्शनल है तो वहाँ पे भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, जब भी मैंने आपको पहले ही बोला था, लेक्चर 1 में भी बोला था, लेक्चर 2 में भी बोला हुआ कि जब भी कोई पर्सनैलिटी, भले ही वो इंडिया की हो या कहीं की भी हो, और वो नॉन पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है, और वो कोई कमेंट करती है किस चीज़ पे, अपना कुछ ओपिनियन रखती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उसको नोट कर लेना। मान लो उस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में लिख सकते हो वो चीज़ें। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जस्टिस TY चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि इंडिया में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए अब। ठीक है, जिससे कि वैकेंसी जल्दी से फिल हो सके, क्योंकि इंडिया में अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो केसेज हैं, अराउंड मोर देन 4 करोड़ केसेज आर पेंडिंग। ठीक है, कितने, 4 करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग है ओवरऑल इंडिया में। दिस इज द ट्यून ऑफ द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया एट डिफरेंट लेवल्स। तो केसेस भी डिस्पोजल ऑफ केसेस, जिससे कि स्पीड अप हो सके और पेंडेंसी रिड्यूस हो सके। तो दिस वाज द थिंग, दिस वाज सेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो ये आप एज इट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का ऐसे GS2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पार्ट में एक हेडिंग बनाना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, उसमें ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख देना। जब भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात होगी, या फिर मान लो कि आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर
पेंडेंसी ऑफ केसेस की जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आता है कि ओवरलोडेड जुडिशरी का कोई क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप इसको एज ए सजेशन भी दे सकते हो कि DY चंद्रचूड़ ने भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, ठीक है, या फिर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो वहाँ भी दे सकते हो आप, ठीक है, तो यू कैन यूज इट इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। देन आपको एक स्टैटिक फैक्ट ये बता दूं कि आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग एज अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 312 में ये आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से एक प्रोविजन कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट की जा सकती हैं जो अब तक क्रिएट नहीं की गई हैं, तो उसी पे ये स्टेटमेंट आया था हमारे चीफ जस्टिस का, तो आप ये स्टेटमेंट ऐड कर लेना। अब देखो नीड क्या है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की। एक तो मैंने ये बताया कि 4 करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्ट्स। एक और चीज़ है कि इंडिया में जो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था 50 जजेस होने चाहिए पर 10 लाख पॉपुलेशन। कितने जज होने चाहिए, मैंने आपको ये मेंस वैल्यू एडिशन के फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, वहाँ पे अच्छे से बताया था मैंने, उसमें और भी डेटा था। तो 50 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन होना चाहिए, और इंडिया में भी करंटली है अराउंड 15 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन, तो देखो कितना ज़्यादा कम है। तो उसलिए भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन रोड सेफ्टी की का ये एक आर्टिकल आया था रोड सेफ्टी पे, एक रिपोर्ट आई है इंडियन स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, दो डेटा कि रोड एक्सीडेंट्स वो द 13th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 2021। अगर 2021 की बात करें तो रोड एक्सीडेंट्स में जितनी भी डेथ्स हुई थी इट बिकेम द 13th लीडिंग कॉज, यानी कि इंडिया में जितनी भी डेथ्स हुई थी उसमें 13th नंबर पे रीजन क्या था, रोड एक्सीडेंट्स थे। फिर एक और डेटा था कि मोस्ट स्टेट्स आर अनलाइकली टू मीट द टारगेट अंडर द UN डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी बाय 2020। ये किसने कहा है, इंडियन स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। अब देखो ये दोनों चीज़ें आप लिख लेना, इसको यूज़ कहाँ करोगे, मान लो कि इंडिया की जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, या फिर मान लो कि रोड एक्सीडेंट्स की ही बात आ जाती है, तो वहाँ पे यू कैन राइट इट। रोड सेफ्टी की बात आती है, वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। तो मान लो कि आपको एक बार को ये चीज़ नहीं याद रहेगी, बट ये तो आप याद रख ही सकते हो कि इंडियन स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर नॉट लाइकली टू मीट द टारगेट अंडर द UN डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी बाय 2030, ठीक है। तो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लेना। देन कमिंग टू द लास्ट थिंग ऑफ द डे, फिशरी सेक्टर का एक बहुत अच्छा डेटा था कि India is the third largest fish producing country in the world and second largest aquaculture producing country in the world. Then India is the fourth largest exporter of the fish and fisheries products with the growth in exports of 26.7%. ठीक है, 2021-22 से 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर बात करें तो इंडिया में जो ग्रोथ हुई है वो अराउंड 27% ग्रोथ हुई है फिशरी सेक्टर में, ठीक है। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द इंडिया फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, ठीक है। तो एक प्रीलिम्स का फैक्ट भी हो जाता है, प्लस आप मेंस में भी ये कहीं भी यूज कर सकते हो। देन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्यों इंपॉर्टेंट फिशरी सेक्टर, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट एम्प्लॉयज अराउंड 30 मिलियन पीपल इन इंडिया, यानी कि सपोर्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ ओवर 30 मिलियन पीपल। तो ये सारी चीज़ें, मान लो कि फिशरीज पे कोई क्वेश्चन आ जाता है GS3 में, बेसिकली ये GS3 का पार्ट है, आपका एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में जाएगा। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स वाले सेक्शन में इसको डाल लेना, फिशरी सेक्टर में अलग से टॉपिक बनाना, उसमें आप ये चीज़ें मेंशन कर लेना। उसमें आता है तो आप ये चीज़ दिखा सकते हो कि वाई फिशरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस की जब भी बात करोगे तो वहाँ पे आप ये लिख दोगे ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री और सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर, वहीं उसके साथ ही फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश और फिशरीज प्रोडक्ट्स का, और इसकी ग्रोथ कितनी है, अराउंड 27% रही थी 21 और 22 के बीच में। देन ये तो चलो एक बार को यूज उतना सिग्निफिकेंस में नहीं होगा, बट फिर भी इसको याद रख लेना कि आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ओवर supports the livelihood over 30 million people in India. That's it for the day. Let's meet in the next lecture. Thank you.